प्रिय छात्रों, आज इनकम टैक्स जनरल इंट्रोडक्शंस के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब तक सामान्य तौर पर जनरल इंट्रोडक्शंस के अंतर्गत इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स भारत में किस प्रकार से लगाया जाता है, इसकी फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से इसकी अथॉरिटीज़ है, इसकी चर्चा हमने किया है। फिर इसके पश्चात जो बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जिसकी बात हमने कल के लेक्चर में किया, अर्थात असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससीज क्या होता है, पर्सन्स क्या होता है, इनकम क्या होता है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम अब तक कर चुके हैं। इसके बाद कल की लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत कल करदाता के साधारण निवासी स्थिति के निर्धारण की चर्चा हमने किया, जिसके अंतर्गत करदाता के 3 प्रकार की निवासी स्थिति होती है कि बात हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किया था, जिसके अंतर्गत ये कहा था कि साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी 3 प्रकार से करदाता होते हैं। उनके निवास स्थान के निर्धारण हो जाने के पश्चात, अर्थात करदाता की निवासी स्थिति स्पष्ट हो जाने के पश्चात, इसके बाद मुख्य काम आता है कि गत वर्ष में करदाता के द्वारा जो भारत में आय प्राप्त की गई है या उपार्जित की गई है या विदेशों में प्राप्त की गई है या उपार्जित की गई है, वो किस प्रकार से कर योग्य होगा, अर्थात साधारण निवासी के आय में, असाधारण निवासी के आय में और अनिवासी के आय में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इंसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज अर्थात स्कोप एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, अर्थात कई बार स्टूडेंट के सामने ये समस्या आ जाती है कि जब उनसे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है तो स्कोप और इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज लिख देते हैं, और जब स्कोप और इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज पूछा जाता है तो सामान्य तौर पर रेसिडेंस लिख देते हैं। तो ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स आप अपने दिमाग में न पाले। आपसे अगर स्कोप और इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज पूछा जाए तो इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा, अर्थात गत वर्ष में करदाता के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से जो आय प्राप्त की गई है, उस प्राप्त आय को किस किस करदाता के आय में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, इसके बारे में बात किया जाता है। तो फिर से एक बार, निवासी स्थिति के निर्धारण हो जाने के पश्चात करदाता का वर्गीकरण 3 भागों में कर देने के पश्चात, अर्थात सामान्य निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी में विभाजन कर देने के पश्चात आय के जो शीर्षक है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। एक और भी है, उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे, लेकिन मुख्यतः 4 भागों में बांट करके उसकी आय को करदाता की आय में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है का निर्णय लिया जाता है। अब सबसे पहला, इनकम एक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, अर्थात भारत में उपार्जित और भारत में प्राप्त आय सामान्य तौर पर साधारण निवासी करदाता की आय में जोड़ी जाएगी, असाधारण निवासी करदाता की आय में जोड़ी जाएगी और अनिवासी करदाता की आय में जोड़ी जाएगी। तो इसी को हमने एक दूसरे चार्ट फॉर्म पे ये नीचे बताने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत पहले करदाता के अंतर्गत उस आय को जोड़ा जाएगा, दूसरा असाधारण निवासी करदाता के अंतर्गत इसको जोड़ा जाएगा और अनिवासी करदाता के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। अर्थात इसमें स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। अगर भारत में उपार्जित हुआ है और भारत में प्राप्त हुआ है कोई भी आय पिछले वर्ष, तो वो सभी प्रकार के करदाताओं के आय में जोड़ी जाएगी। दूसरा, इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में उपार्जित आय लेकिन विदेश में प्राप्त किया गया। ध्यान देना, विदेश में प्राप्त किया गया का मतलब होगा सीधे विदेश में प्राप्त किया गया हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात होता है, सीधे विदेश में प्राप्त किया गया हो तो उस आय को भी तीनों प्रकार के करदाता में जोड़ा जाएगा, अर्थात साधारण निवासी करदाता, असाधारण निवासी करदाता और अनिवासी करदाता तीनों की आय में जोड़ा जाएगा। तो नंबर 2 वाला जो बात आ रहा है दूसरे नंबर के चार्ट के अंतर्गत, इसमें भी साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी करदाता के आय में जोड़ा गया है। तीसरा, इनकम एक्रूड आउटसाइड ऑफ outside of India and received out in India, income accrued outside of India and received in India। ध्यान दीजिएगा, भारत के बाहर उपार्जित लेकिन भारत में प्राप्त,
ये निवासी करदाता की आय में तो जोड़ी जाएगी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये निवासी करदाता की आय में तो जोड़ी जाएगी, लेकिन असाधारण निवासी करदाता की आय में केवल तभी जोड़ी जाएगी यदि उसका कंट्रोल, नियंत्रण जो है भारत से हो रहा हो। अगर उसका हेड ऑफिस और उसके नियंत्रण करने वाले अधिकारी, नियंत्रण करने वाला कार्यालय अगर भारत में हो तो असाधारण निवासी की आय में जोड़ी जाएगी। अनिवासी की आय में ऐसा तीसरा आय कभी भी नहीं जोड़ा जाता, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। इसके अंतर्गत पहली जो बात होती है साधारण निवासी की आय में, तो ये जोड़ी जाएगी। असाधारण निवासी की आय में केवल तभी जोड़ी जाएगी जब उसका नियंत्रण भारत से हो रहा हो। अनिवासी आय करदाता की आय में जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नंबर 4 है इनकम एक्रूड आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अर्थात भारत के बाहर उपार्जित और भारत के बाहर प्राप्त ऐसी कोई आय है तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार की जो आय है वो केवल और केवल निवासी करदाता के आय में जोड़ी जाएगी। असाधारण निवासी और अनिवासी करदाता के आय में जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, कभी भी नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के बाहर उपार्जित हुआ है, भारत के बाहर प्राप्त हुआ है। अगर मान लीजिएगा कोई इंग्लैंड का व्यक्ति है, वही आय प्राप्त करता है, वही उपार्जित करता है, तो उसको भारत के करदाता की आय में जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसको हमको किसी भी प्रकार का दिमाग में कंफ्यूजन नहीं पालना है। केवल और केवल अगर निवासी स्थिति का निर्धारण हो जाता है, आयकर के दृष्टिकोण से भारत के अंतर्गत उस करदाता का निवासी स्थिति निर्धारित हो जाता है, वो भारत का साधारण निवासी माना जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सामान्य तौर पर ऐसे करदाता की आय में यह पहला जो चौथा जो शीर्षक है इनकम एक्रूड आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया जोड़ी जाएगी। असाधारण और अनिवासी आय करदाता के आय में नहीं जोड़ी जाएगी। इसको इस चार्ट के अंतर्गत भी बताया गया है, जिसके अंतर्गत केवल निवासी करदाता की आय में जोड़ी जाएगी, असाधारण निवासी और अनिवासी करदाता की आय में नहीं जोड़ी जाएगी। एक प्रश्न कई बार स्टूडेंट्स के सामने आता है कि अगर भूतकालीन बचतें और भूतकालीन आय, पास्ट अनटैक्सेड इनकम, पास्ट सेविंग्स अगर कोई करदाता भारत में लेकर के आता है, चाहे वो साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो और अनिवासी हो, तो उसकी आय में ये कभी भी नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात पास्ट अनटैक्सेड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, नंबर 1 साधारण निवासी की आय में भी नहीं जोड़ी जाएगी, असाधारण निवासी करदाता की आय में भी नहीं जोड़ी जाएगी और अनिवासी करदाता की आय में नहीं जोड़ी जाएगी। और इस तरह से मुख्यतः ये 4 शीर्षकों के अंतर्गत की सारी चीजें आती है। लेकिन 5वां शीर्षक कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि भूतकालीन बचतें और भूतकालीन आय अगर पिछले साल 10 वर्ष में करदाता लेकर भारत आता है तो साधारण निवासी हो चाहे असाधारण निवासी हो चाहे अनिवासी हो, किसी भी करदाता की आय में नहीं जोड़ी जाती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय स्टूडेंट्स को इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान देंगे ये सारी आय चाहे वो वेतन शीर्षक से हो, इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, सारे शीर्षकों की जो पिछले साल की जो आय है इसको इसी के अनुसार जोड़ दिया जाता है। इस आय को जोड़ देने के पश्चात ये जो आय होता है उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अर्थात निवासी स्थिति के निर्धारण हो जाने के पश्चात करदाता के समस्त प्रकार के आयों का एग्रीगेशन समेशन कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है सामान्य तौर पर ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम से अगर करदाता की एलिजिबिलिटी है, योग्यता है या पात्रता है, तो धारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां अगर वो प्राप्त करने का हकदार है, उसकी पात्रता है, अर्थात अगर वो योग्य है, उसके लिए आवश्यक शर्तें वो पूरा करता है, तो सारी छूटें दे दी जाएगी। छूटें दे देने के पश्चात वो जो आय बच जाता है, शेष जो आय होता है वह कर योग्य आय या टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। और इसी पर सामान्य तौर पर साधारण 3 प्रकार से करदाताओं के आय पर कर लगाया जाता है। पहला जो होता है जिसके अंतर्गत सामान्य करदाता, दूसरा सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ करदाता, वरिष्ठ नागरिक करदाता और तीसरा सुपर सीनियर करदाता। इनके आय के आ जाने के पश्चात, इनका योग कर देने के पश्चात उस पर आयकर की दर की गणना की जाती है। तो स्टूडेंट्स अब तक ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत सारी बातें की, इनकम टैक्स की बात की, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, फिर उसके पश्चात एसएससी की बात की, पर्सन्स की बात की, ग्रॉस टोटल इनकम की बात की, सरचार्ज की बात की और बहुत सारी अन्य जो चीजें जो इसको करदाता के
आय के निर्धारण करते समय करदाता को विशेष करके स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ता है। उन सारी चीजों की बात कर दी। उसके पश्चात निवासी स्थिति की बात की। निवासी स्थिति के पश्चात हम मूलतः ग्रास टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रास टोटल इनकम के अंतर्गत समस्त प्रकार की आय जोड़ने के लिए स्कोप एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज को हमको विशेष तौर पर फोकस करना पड़ता है। सारी आयों को निर्धारण करना पड़ता है, सारी आयों को जोड़ना पड़ता है। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की छूटें अगर वो प्राप्त करने का हकदार है करदाता तो उसको छूट दिया जाएगा, और छूट देने के पश्चात जो शेष आय बचेगा उसमें फिर से एक बार मैं रिपीट यहाँ पर करना चाहूंगा कि ऐसे करदाता जिनका उम्र 60 साल तक के है उनको 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है। 2.5 लाख से 5 लाख पर सामान्य तौर पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 10%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर की आय पर क्या लगता है 30% की दर से कर लगता है। अगर कोई करदाता सीनियर सिटीजन है अर्थात जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनके 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगता। 3 लाख से 5 लाख की आय पर 10% की दर से कर लगता है। फिर उसके पश्चात 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर पर 30% की दर से कर लगता है। फिर इसके पश्चात सुपर सीनियर करदाता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनकी 5 लाख रुपए तक की आय पर किसी प्रकार का कोई नहीं कर नहीं सकता। 5 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर सामान्य तौर पर 10% कर लगता है। और इसके अलावा 10 लाख से ऊपर के अगर करदाता की ग्रॉस टोटल इनकम के पश्चात छूट घटाने के पश्चात टैक्सेबल इनकम आ जाने के पश्चात उस पर 30% की दर से कर लगता है। इसके अलावा एक चीज और विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि कई बार ये सारे आय जोड़ देने के पश्चात 4% की दर से अर्थात व्यक्ति की दशा में, कॉर्पोरेट टैक्स की बात मैं नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, या दूसरे टैक्सेस की बात नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की स्थिति में उस पर 4% की दर से एजुकेशनल सेस के तौर पर सरचार्ज लगाया जाता है। और उन सरचार्ज लगाने के पश्चात उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटीज आ जाती है। टैक्स लायबिलिटीज आ जाने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति करदाता अगर मान लीजिएगा सैलरी हेड के अंतर्गत सैलरी विशेषक के अंतर्गत इनकम प्राप्त करता है तो हो सकता है कि वो पिछले साल की इनकम प्राप्त किया हो तो उसको 89(1) का रिलीफ दे दिया जाएगा। अगर वो मांगता है, अगर वो क्लेम करता है तो 89(1) का रिलीफ दे दिया जाएगा। और 89(1) के रिलीफ के लिए उसको पूरी तौर पर अपनी सारी गणनाएं उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात जो शेष आय बचती है उस पर सामान्य तौर पर कर देना पड़ता है। अगर सैलरी क्लास का एम्प्लॉइज है तो सामान्य तौर पर उसके औसत आय उसके औसत कर राशि पर औसत जो साल भर की आय होती है औसत उसको 12 भागों में बांट दिया जाता है। बांट देने के पश्चात प्रति महीने की औसत दर का निर्धारण हो जाता है और उसी औसत दर पर सामान्य तौर पर प्रति माह करदाता के आय वेतन से टैक्स की कटौती लगातार की जाती है। और दूसरे हेड के करदाता है तो उनको टीडीएस की प्रॉब्लम आता है या दूसरी तरह की चीजें आती है, वो अलग बातें हैं। लेकिन सामान्य तौर पर एक वेतनभोगी करदाता के मामले में सामान्य तौर पर टैक्स का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। आयकर भारत सरकार की आय प्राप्त करने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ये प्रत्यक्ष कर है, ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाला नहीं जा सकता। साथ ही साथ आयकर भारत सरकार के आय प्राप्त करने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। 2018-19 में 12 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे प्राप्त हुई थी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रति वर्ष फाइनेंस बिल में अलग अलग प्रकार की चीजें लाते हुए अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार क्योंकि कर एक चीज और मैं यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। टैक्सेशन सिस्टम के अंतर्गत टैक्सेशन का सिस्टम जो होता है वो दो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पर आधारित होता है। नंबर 1 जस्टिफिकेशन प्रिंसिपल अर्थात न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत कहता है कि एक ही कर एक ही चीज पर दो बार नहीं लग सकता। तो कोई भी कर हो, किसी भी प्रकार का कर हो, इनकम टैक्स में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जस्टिफिकेशन प्रिंसिपल न्याय का सिद्धांत के अंतर्गत कुल मिलाकर के अगर हम मान लीजिएगा कोई सी आय को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिएगा सैलरी की इनकम जोड़ते हैं, तो अगर स्टैंडर्डाइजेशन उसको मिलना ही है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन प्राप्त करने की पात्रता उसको है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जोड़ते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस भी उसको घटाएंगे। तो अगर मान लीजिएगा बिजनेस प्रोफेशन के एक्सपेंसेस अगर हम बिजनेस प्रोफेशन का अगर इनकम जोड़ते हैं तो बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित सारे खर्चे जो मान्य खर्चे हैं वो उसको घटाएंगे। कैपिटल गेन के अंतर्गत उसकी इंडेक्स वैल्यू के अंतर्गत रिफ्लेक्टेड वैल्यू जो आएगा उसको घटाएंगे। इसी प्रकार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत अगर कोई इनकम प्राप्त किया गया है इनलीगल ट्रेड और बिजनेस इनलीगल व्यापार इनलीगल किसी तरह के कार्य को छोड़ करके बाकी जो मान्य खर्चे हैं वो घटा दिया जाता है। उसके पश्चात उन घटाने के पश्चात जो आय आता है वह उस हेड का
ग्रॉस टोटल वो हेड का टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम आता है। फिर उसके बाद 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियों की पात्रता को ध्यान में विचार करते हुए करदाता को विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाती है और कर की गणना की जाती है। भारत सरकार प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा, मार्च में फरवरी के महीने में, लगभग काफी वर्षों से ये लगातार चलते आ रहा है, लगभग फरवरी के महीने में सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, फाइनेंस बिल प्रस्तुत कर दिया जाता है और अप्रैल मई के महीने में जब संसद का सत्र बुलाया जाता है तो बजट पास हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत पहले अलग प्रकार की समस्याएं हुआ करता था, बजट प्रस्तुत करने में देरी होता था, फाइनेंस बिल पास होने में काफी समय लग जाता था। तो उस प्रकार की परिस्थितियां अभी काफी सालों से खत्म हो चुका है। परिणाम स्वरूप एक प्रकार से कर में नियमितता आई है और फाइनेंस बिल जैसे ही पास हो जाता है इस प्रकार के कर के असेसमेंट की प्रोसीजर सामान्य तौर पर कर दी जाती है। और ये जो कर होता है ये भारत सरकार के महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से बहुत ज्यादा रिवेन्यू मिलता था, जिसको अब एबॉलिश कर दिया गया है। अब तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो केवल 2 ही प्रकार के सोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा रिवेन्यू मिलता है। एक है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स और दूसरा CGST, सेंट्रल जीएसटी। अब सेंट्रल जीएसटी क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है, उसकी बात अलग से की जाती है, वो भी हमारे कोर्सेज में है, वो भी हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के अंतर्गत रखा गया है। वो भी एक बहुत अच्छा कर व्यवस्था है जिसको लाया गया है। और इस तरह से कुल मिलाकर के जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नंबर 1 ये सारी की सारी चीजें पूरा होता है। कभी कभी थोड़ी सी चीजें एग्रीकल्चर इनकम का बचा हुआ है, उसकी भी चर्चा अगले लेक्चर में मैं तुम लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा।